नमस्कार दोस्तों, मैं विनोद जांगेड़। हम पढ़ रहे थे सिंधु घाटी सभ्यता और सिंधु घाटी सभ्यता की आज पढ़ेंगे विशेषताएं। विशेषताओं में हम पढ़ेंगे नगर नियोजन, कि नगरों का नियोजन उस सभ्यता के अंदर किस प्रकार से किया गया। यानी कि सुनियोजित नगरों का निर्माण सिंधु घाटी सभ्यता की एक प्रमुख विशेषता है। प्रत्येक नगर को दो भागों में बांटा गया, एक पश्चिमी भाग और एक पूर्वी भाग। पश्चिमी भाग के अंदर एक दुर्ग बनाया गया और पूर्वी भाग के अंदर एक यानी कि जन सामान्य का निवास स्थान बनाया गया। इस प्रकार प्रत्येक नगर को दो भागों में बांटकर एक तो दुर्ग शहर नाम दिया गया और एक निचला शहर नाम दिया गया। दुर्ग शहर के अंदर प्रशासनिक वर्ग रहा होगा, ये माना जाता है कि इसके अंदर प्रशासनिक तंत्र रहता था और निचले शहर के अंदर सामान्य जनता रहती थी, क्योंकि उत्खनन से प्राप्त अवशेषों के आधार पर पुरातत्वविदों ने अनुमान लगाया है कि जो पश्चिमी यानी कि दुर्ग था उसके अंदर जो वस्तुएं हमें प्राप्त हुई हैं वे अनूठी हैं, और निचले शहर के अंदर जो उत्खनन किया गया है, जो घरों के अंदर हमें वस्तुएं मिलती हैं वह एक जैसी मिलती हैं। इस आधार पर यह अनुमान लगाया गया है कि निचले शहर के अंदर सामान्य यानी कि आम जनता निवास करती थी और दुर्ग के अंदर प्रशासनिक वर्ग निवास करता था। यह यानी कि एक महत्वपूर्ण विशेषता है। सुनियोजित तरीके से यानी कि नगरों का नियोजन किया गया था। नगरों के अंदर हम बात करते हैं सड़कों की, यानी कि सड़क किस प्रकार की बनी थी। नगरों के अंदर यानी कि उत्खनन किया गया तो प्राप्त सड़कों के आधार पर यानी कि माना गया है कि सड़कें सीधी होती थी, चौड़ी होती थी, एक दूसरे को यानी कि समकोण पर काटती थी। यानी कि जहाँ पर ये आपस में एक दूसरे को काटती हैं तो 90 डिग्री का कोण बनता है, समकोण पर काटती थी। और सड़कों के निर्माण की इस पद्धति को किस नाम से जाना गया है? ग्रिड पद्धति के नाम से। ग्रिड पद्धति के नाम से। यानी कि बहुत बार कंपटीशनों के अंदर प्रश्न पूछा गया है कि सिंधु घाटी सभ्यता के अंदर सड़कों का निर्माण किस पद्धति के आधार पर किया गया है, तो वह पद्धति कौन सी है? ग्रिड पद्धति। सड़कों के किनारे यानी कि नालियों का निर्माण किया गया था कि घरों का गंदा पानी और बारिश का पानी नालियों के माध्यम से नगर के बाहर यानी निकाला जा सके। यानी कि ये जो सड़कें बनी हुई हैं सड़कों के किनारे, फिर इस प्रकार से ये आयताकार या वर्गाकार जो जगह बनी हुई है, इसके अंदर भवन बने हुए हैं। इसके अंदर किसका निर्माण किया गया है? भवनों का निर्माण किया गया है। यानी कि भवनों का निर्माण इस आयताकार या वर्गाकार जगह के अंदर किया गया है। और भवन की यानी कि घर की एक दीवार गली की नाली या मुख्य नाली यानी कि सड़क की नाली से सटी हुई है, जिससे गंदा पानी नालियों के माध्यम से नगर के बाहर निकाला जा सके। जो नालियां बनी हुई है, नालियों को पक्की ईंटों से बनी हुई है, नालियों को ऊपर से ढका गया है। और यानी कि पहले जो पानी जाता है गड्ढे के अंदर जाता है, कचरा गड्ढे में रह जाता है और फिर नालियां के माध्यम से पानी बाहर निकाल दिया जाता है। यानी कि वर्तमान के अंदर जिसको हम निर्मल ग्राम की संज्ञा देते हैं और सोखते हुए खड्डे का निर्माण करते हैं, नालियों का निर्माण करते हैं, वे सारी की सारी व्यवस्था हमें कहाँ पर देखने को मिलती है? सिंधु घाटी सभ्यता में। तो इस आधार पर हम कह सकते हैं कि अपने गांव को निर्मल ग्राम की संज्ञा देते हैं और हम अपने आप को सभ्य मानते हैं। वे सारी चीज़ें हमें कहाँ पर देखने को मिलती हैं? सिंधु घाटी सभ्यता के अंदर देखने को मिलती हैं। इस आधार पर हम कह सकते हैं कि हम अपना जो जीवन जी रहे हैं वह हम इतिहास को दोहरा रहे हैं। यानी कि एक सुनियोजित तरीके से जो जीवन हम जी रहे हैं वह सारे की सारी हमें इतिहास से ही जानकारी हमें प्राप्त होती है। भवनों का आकार यानी कि कई प्रकार से है और उनकी पहचान यानी कि अलग अलग की गई है। किस प्रकार से? कि यानी भवनों को देखकर समाज के अंदर वर्ग भेद को हम जान सकते हैं कि धनाढ़ वर्गों के भवन थे वे थोड़े आलीशान बने हुए थे, और गरीब यानी कि आम लोगों का भवन था वह थोड़ा सा यानी कि निम्न स्तर का बना था। सार्वजनिक भवन भी हैं, दुकानें भी हमें देखने को मिलती हैं। भवन के अंदर यानी कि जो घर होता है, घर के मध्य में एक आंगन होता था, आंगन के कोने में भोजन पकाने के लिए यानी कि एक चूल्हा बना हुआ होता था। और भवन 2 मंजिले प्राप्त होते हैं, ऊपर चढ़ने के लिए जीना यानी कि सीढ़ियाँ भी बनाई गई हैं। और भवनों के अंदर यानी कि जो चौक है ये सार्वजनिक के कार्यों के अंदर इसका प्रयोग किया जाता था। और जो भवन का मुख्य गेट है यानी कि मैन दरवाजा घर का है, वह मुख्य सड़क की तरफ न खुलकर यानी कि गलियों के अंदर खुलता था। इसके पीछे भी कारण है कि सिंधु घाटी सभ्यता के लोग यानी कि स्वच्छता को ज़्यादा महत्व देते थे। इस आधार पर यानी कि सड़कों से
आने जाने वाले वाहनों के माध्यम से जो गर्द उठता था वह घरों में प्रवेश न करे, इस आधार पर उनके जो मुख्य दरवाजा था वह गलियों के अंदर खुलता था। तो इस प्रकार वहाँ पर भवनों का निर्माण किया गया है, नालियों का निर्माण किया गया है, सड़कों का निर्माण किया गया है और नगर एक नियोजित तरीके से बसाए गए हैं। लेकिन इस सभ्यता के अंदर हमें 3 ऐसे इमारत प्राप्त होते हैं जो एक अपने आप में विशिष्ट है, अनूठी है और वह अपने आप में अपना महत्व रखती हैं। सबसे पहले है बात करते हैं हम विशाल स्नानागार की, यानी कि एक ऐसा स्नानागार प्राप्त होता है मोहनजोदड़ो के अंदर कि वह सार्वजनिक स्नान वहाँ पर किया जाता था। माना जाता है पुरातत्वविदों का कि किसी धार्मिक पर्व पर लोग वहाँ पर एकत्रित होते हैं और उसमें स्नान करते हैं, यानी कि पूरा का पूरा इस प्रकार से एक तालाब रूप में बना हुआ है। इसके उत्तर और दक्षिण के अंदर, यानी कि ऊपर चढ़ने के लिए और अंदर जाने के लिए सीढ़ियाँ बनी हुई हैं यहाँ पर, यानी कि दोनों तरफ मकान बने हुए हैं कि लोग अपने वस्त्र चेंज कर सकते हैं। इस आधार पर यानी कि इस सभ्यता के अंदर विशाल स्नानागार यानी कि मोहनजोदड़ो के अंदर जो इमारत प्राप्त होती है वह सबसे विशिष्ट है, जिसको हम कह सकते हैं विशाल स्नानागार। इसी प्रकार हड़प्पा नगर के अंदर हमें क्या प्राप्त होता है, विशाल अन्नागार, यानी कि किस प्रकार से प्राप्त होता है कि छह छह पंक्तियों के अंदर इस प्रकार से मकान बने हैं। 6 मकान इस साइड में बने हुए हैं और 6 मकान इस साइड में बने हुए हैं, यानी कि जिस प्रकार हम वर्तमान में हम गोदाम कहते हैं